Assalamu alaikum and good morning, good afternoon. I'm Abdul Rafi Pirzada, co-founder and vice president of UMT Barber Society. First of all, I would like to welcome you all welcome you all to one of the webinar from the webinar series of Life Sciences Department under the umbrella of UMT Barber Society. Today, we are going to conduct a session naming how to select a research topic. For this, Dr. Sadia Khalil will be sharing her expertise. Dr. Sadia Khalil is a serving faculty member for around 10 years at the Federal Urdu University of Arts, Science and Technology, Karachi. She has done her PhD from the Department of Microbiology, University of Karachi. Her PhD was aimed in the field of microbiology, and she has also published many studies nationally as well as internationally. She worked as a visiting research scholar at NIPG, Faisalabad, NCAUR, USDA, and USA. So this is all from my side. Now over to you, Dr. Sadia. Okay, Assalamu alaikum. I hope all of you are getting my voice. Is it okay? Yes, ma'am, you are audible. Okay, first of all, I wanted to say thanks to Dr. Fatma for inviting me for this lecture. I hope all of you are enjoying summer and the mangoes in the Lahore as well. I don't know you like heat more or the mangoes, but let's start with the topic which he requested to give a talk on. उनके ख्याल में students बहुत ज़्यादा willing थे और students बहुत ज़्यादा enthusiastic थे और ये चीज़ जानने में कि किस तरह से research topic को select किया जाता है, ठीक है? So our today's webinar is on how to select a research topic. I usually start this topic with a quote which is serendipity is matter of astute. अगर कहीं भी आपको लगे कि वॉइस डाउन हो रही है कुछ तो लेट मी इन्फॉर्म इन इनबॉक्स. Serendipity is matter of astute. Usually जब हम रिसर्च की तरफ जाते हैं when we are going to start research, the first thing being scientist and being researcher and being teacher, I would say that being a science teacher I would say कि perspective change करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. जिस माहौल में जिस तरह से हमारी ग्रूमिंग होती है और जिस सिस्टम से हम आते हैं अक्सर हमारी जो परवरिश है वो इस माहौल में होती है कि हमें सवाल करना जो है सम टाइम बदतमीजी समझा जाता है, सम टाइम इनएप्रोप्रिएट कहा जाता है और सम टाइम बहुत सारे वेज में गुनाह भी कंसिडर किया जाता है. तो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं हमारे सवाल करने की या चैलेंज करने की जो आदत होती है वो बाय द टाइम खत्म होती चली जा रही होती है और हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही फॉर ग्रांटेड वे में हम रोज देखते हैं विदाउट ऑब्जर्विंग एनीथिंग और रास्ते से गुजर जाते हैं. तो जो ऑब्जर्वेशन है और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है जब हम इस प्रोसेस के ज़रिए पढ़ के आगे आते हैं. स्कूल सिस्टम में भी हम खुद जानते हैं कि हमारे फ्लॉज हैं स्कूल सिस्टम में और मोस्टली जो हमारा फोकस होता है वो इंफॉर्मेशन पे होता है रादर के स्किल डेवलपमेंट पे हो. तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है और पर्सपेक्टिव चेंज करना जब आप रिसर्च में आ रहे हैं एटलीस्ट एट दैट टाइम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज़ को समझने के लिए जो है मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी उन अर्थ शेकिंग डिस्कवरीज की या आप कहें अर्थ शेपिंग इंडस्ट्री डिस्कवरी जिन्होंने शेक भी किया और शेप भी किया पूरी दुनिया को. वो कौन से टॉपिक थे, उन साइंटिस्ट ने क्या सोच के वो टॉपिक्स जो है सिलेक्ट किए थे, व्हाट दे हैव थिंकिंग अबाउट रिसर्च के उन्होंने ये टॉपिक सिलेक्ट किए जिस पे इस किस्म की डिस्कवरीज हुई. ऐसी डिस्कवरीज समटाइम्स अनप्लान्ड भी होती हैं, जिसे हम कहते हैं सेरेंडिपिटी कहते हैं, अनप्लान्ड होती हैं. लेकिन अनप्लान्ड डिस्कवरीज भी उस साइंटिस्ट के एटीट्यूड की वजह से होती हैं, एप्टीट्यूड की वजह से होती हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन की वजह से होती हैं. So it is very, very important prior to starting even selecting a research topic, you need to change your perspective about science research prior getting into it. अक्सर मैं क्योंकि टीचर भी रही हूँ तो इंटरव्यूज में जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर होता है हम अक्सर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. स्टूडेंट्स जब इंटरव्यूज में आते हैं एंड व्हेन वी आस्क अबाउट why you wanted to join this research project or why you wanted to join research program, तो मोस्टली जो आंसर होता है मुझे बहुत ज़्यादा शौक है रिसर्च का इसलिए मैं रिसर्च में आना चाहता हूँ.
मतलब ये बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ कुछ सोच है, जैसे हम प्री मेड में जाते हैं और हम अक्सर कभी कुछ टीनेजर्स से पूछें कि व्हाई यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर, तो मुझे सफेद लैब कोट पहने हुए लोग बड़े स्मार्ट लगते हैं तो मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एंड इट इज़ वेरी कॉमन, मैंने खुद बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है और ऑब्जर्व की है। तो जब आप इस किस्म के चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको जो सीरियसनेस है और जो क्रिटिकल थिंकिंग है और जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं वो आप उस चीज़ से समझ नहीं पाएंगे। इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं होता। जब आप फील्ड में जाते हैं फिर आप को लगता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। हमें तो लगा था कि शायद ये जो लैब में खड़े होके जस्टिस पाइपेट पकड़ के लोग बड़े खूबसूरत से लग रहे होते हैं तस्वीरों में, इट इज़ ऑल अबाउट साइंस। बट जब आप जाते हैं, आप खुद आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहे हैं कि पीएचडी स्टूडेंट्स जो है का रेशियो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा है। तो क्यों है? इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि आप रिसर्च में जाएं और ये बहुत ही आसान सी चीज़ है और बहुत ईजिली हो जाएगी। जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपनी डेवलप नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम्स के साथ। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब रिसर्च का सोच रहे हैं कि मैं रिसर्च डिग्री या रिसर्च प्रोग्राम में जाना चाह रहा हूँ, तो सिलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक से भी पहले आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा रिगार्डिंग साइंस एंड रिगार्डिंग रिसर्च। तो उसके बाद आपको टॉपिक सिलेक्ट करने में भी उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। लेट्स डिस्कस सम ग्रेट डिस्कवरीज जिन्होंने दुनिया की शेप चेंज कर दी। आई डोंट नो कि आपका माइक्रोबायोलॉजी का बैकग्राउंड है या नहीं है जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, बट अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से बिल्कुल फेमिलियर होंगे। आप जानते होंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है। जो जिसे मिरेकल ड्रग कहा गया, पेनिसिलिन कहा गया, उसकी डिस्कवरी एसोसिएटेड डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है पेनिसिलिन डिस्कवरी की। इट इज़ नॉट दैट सिंपल या सीधी सीधी साइंस नहीं थी। इसके अंदर एक बहुत जो है प्लान्ड साइंस नहीं थी, अनप्लान्ड डिस्कवरी थी बेसिकली। while he's working on S aureus, Staphylococcus aureus पे वो काम कर रहे थे और उन्होंने प्लेट्स के ऊपर कल्चर किया। these are the petri plates, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए पेट्री प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं। एंड दीज कल्चर स्ट्रीक्स शोइंग यू द एस ऑरियस ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ आपको शो कर रहे हैं। तो एडवर्ड फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया और उन्हें कुछ दिन के लिए जाना पड़ा। तो उन्होंने वो प्लेट्स जो है वहीं अपनी बेंच पे मैसी किस्म की बेंच थी, वहाँ प्लेट वहीं पे छोड़ी और वेकेशन पे जाना था और वो चले गए वेकेशन पे। जब वो वेकेशन से वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी प्लेट्स के ऊपर एक अजीब सी और ग्रोथ आई हुई है फंगस की, और वो जो फंगस की ग्रोथ है वो स्टॉप कर रही है उस बैक्टीरियल ग्रोथ को। आप यहाँ देख रहे हैं एक कर्व सा फॉर्म हो रहा है जहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा। तो फंगस की एक और तरह का बैक्टीरिया, एक और तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसने उस प्लेट पे ग्रो नहीं कराया था, खुद ही इन्वायरमेंट से कहीं ग्रो हो गया और वो उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहाँ से जो है इमर्ज हुआ? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया? ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली बताती हूँ, मैं इसकी जगह होती तो मैं बहुत परेशान हो जाती कि मेरे पूरे कल्चर्स खराब हो गए और मेरी जो प्लेट्स हैं इसके ऊपर मैं काम कुछ और करना चाह रही थी, ये अजीब सी चीज़ पता नहीं क्या मेरी प्लेट्स के ऊपर आ गई, मेरा पूरा काम इसने खराब कर दिया। मैं एक दिन थोड़ा परेशान होती, रोती और प्लेट्स को डंप करती और जो है दोबारा आगे बढ़ जाती कि मैं अब आगे इसको किस तरह से प्रोसीड करूँ और मैं अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किस तरह से मीडिया बनाऊँ और दोबारा से रीस्टार्ट करूँ। ठीक है, that probably be my attitude because I am not Alexander Fleming. इतना मैंने ऑब्जर्व किया है अपने स्टूडेंट्स को, तो मेरे स्टूडेंट्स भी शायद ऐसा ही कुछ करते कि वो भी इसी तरह से प्लेट्स को फेंकते और चले जाते और आगे बढ़ जाते। लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ये एटीट्यूड था, क्या उसका एप्टीट्यूड था टुवर्ड्स साइंस एंड टुवर्ड्स रिसर्च, कि उसने इस ऑब्जर्वेशन को बहुत सीरियस लिया। उसने इस प्लेट्स को उठाया और चेक किया कि क्यों इस किस्म की ग्रोथ आ रही है इसके ऊपर, और उसने इसको एनालाइज किया और फाइनली वो उस डिस्कवरी तक पहुंचा जिसे आप मिरेकल ड्रग कहते हैं या पेनिसिलिन कहते हैं, क्योंकि ये पेनिसिलियम नुटेटम जो फंगस है उससे बनाई गई थी, उसने वो प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, तो इसने ये टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया था
ये टॉपिक इसके आसपास मौजूद था, इसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन से वो टॉपिक गेन किया, वो प्रॉब्लम उसने अपनी ऑब्जर्वेशन, उसकी शार्प ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वजह से उसने ये टॉपिक या ये उससे डिस्कवरी हुई। अगर वो हमारी तरह, मेरी तरह, एटलीस्ट आई डोंट नो, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे बच्चे होंगे, तो मेरी तरह डम नहीं होते तो मैं तो बहुत ही परेशान हो जाती और मैं फेंक देती और मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाती और अब तक पेनिसिलिन भी डिस्कवर नहीं हुई होती। तो दिस इज व्हाट नीडेड प्रायर टू गेटिंग इनटू द साइंस, कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। जो भी चीजें, जो भी आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आपको की सामने से गुजरती हैं, तो आपको उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आपको ये सोचना चाहिए जब आप बीइंग साइंटिस्ट या बीइंग रिसर्चर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है इसी तरह की एक स्टोरी एसोसिएटेड है वैक्सीन डेवलपमेंट से। आई होप जो पेंडेमिक के हवाले से अब तो जो नहीं भी जानते थे वो भी वैक्सीन से फेमिलियर हो गए हैं। एंड वी ऑल नो कि क्या है वैक्सीन और किस तरह के इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अभी आप एक पेंडेमिक फेस कर रहे हैं कोविड-19 की, इसी तरह 20th 19th सेंचुरी से पहले एक पेंडेमिक मौजूद थी जिससे बहुत ज्यादा लोग मरे हैं, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई। एंड दिस इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की जो पेंडेमिक थी वो बहुत अरसे तक चली और उससे बहुत ज्यादा लोगों की डेथ भी हुई। स्मॉल पॉक्स से ही, और ये क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब इम्यूनोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी और वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। तो उस वक्त एडवर्ड जेनर एक फिजिशियन के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ लोगों को जो है एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं स्मॉल पॉक्स को। और वो जो जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही है वो यूजुअली वो लोग हैं जो गवाले हैं या दूध का काम करते हैं और गाय से एसोसिएटेड रहते हैं और गाय के साथ भी वो गाय का ख्याल रखते हैं। और वो गाय जिनको काउ पॉक्स हो रहा है वो उसका ख्याल रखने के बाद वो स्मॉल पॉक्स से बच जाते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ जो एक कहना चाहिए कि रूमर्स थी, स्प्रेड हुई थी या फैली हुई थी। तो एडवर्ड जेनर ने उस चीज को जाके इन्वेस्टिगेट किया कि वाकई ये सच है या नहीं है। फोकलोर या कहानियों के अंदर, किस्से कहानियों के अंदर पहले से भी ऐसी बातें मौजूद होती थी कि एक अगर किसी पर्सन को एक बार कोई बीमारी हो जाए तो उसे वो दोबारा नहीं होती, या कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी एनकाउंटर ही नहीं करती क्योंकि वो उनके अंदर कुछ बहुत ज्यादा सुपर पावर्स मौजूद होते हैं या खुदा उनसे बहुत खुश होता है, गॉड गिफ्टेड पावर्स होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एनकाउंटरिंग any infections. Immunity का concept उस वक्त develop नहीं था, तो there are many things that are being assumed for this particular phenomena of the human body. तो एडवर्ड जेनर ने इस चीज को जाके खुद इन्वेस्टिगेट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वाकई जो दूध वाले हैं, जो काव का ख्याल रख रहे हैं, जो काव पॉक्स से एक्सपोज हो रहे हैं, उनको स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रही है। उसने जाके इस पूरी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद उसे काउ पॉक्स से जो पस्ट्यूल्स होते हैं, काउ पॉक्स के, उस पस्ट्यूल से लिक्विड लिया और लिक्विड लेके एक बच्चे के अंदर इंजेक्ट किया और उसी बच्चे के अंदर दोबारा से उसने स्मॉल पॉक्स वायरस को इंजेक्ट किया। तो व्हाट ही ऑब्जर्व कि जिस बच्चे के अंदर उसने पहले काउ पॉक्स इंजेक्ट किया था, का पस्ट्यूल या लिक्विड इंजेक्ट किया था, उसमें जब उसने दोबारा स्मॉल पॉक्स वायरस इंजेक्ट किया तो उसको स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन नहीं हुई। दैट मीन्स इस ऑब्जर्वेशन से ही कंक्लूड अप कि जो कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी का, मीन्स कि उसके अंदर कुछ ऐसे मौजूद है काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के अंदर सिमिलैरिटीज, कि काउ पॉक्स से एक्सपोज होने के बाद वायरस के अंदर ऐसी सिमिलैरिटीज मौजूद हैं कि जो एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है। अब मैं एंटीबॉडीज कह सकती हूँ, उस वक्त मैं नहीं कह सकती थी क्योंकि इम्यूनोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो उनके अंदर क्रॉस रिएक्टिविटी मौजूद है। इसका मतलब है वायरस का स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, जबकि काउ पॉक्स एक बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है एज कम्पेयर टू स्मॉल पॉक्स। और काउ पॉक्स का मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है जबकि स्मॉल पॉक्स का बहुत ज्यादा था। तो दिस गिव द आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन। ये पहला आइडिया था, ये पहला कॉन्सेप्ट था जिससे वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और काउ वैक्सा, इट वैक्सीन बेसिकली कम्स फ्रॉम काउ, वैक्सा से आया है, वैक्सा का मतलब है काउ। तो एडवर्ड जेनर के इस काम को जो है को ऑनर करने के लिए, ऑल दो पास्टर ने लेटर ऑन काम किया वैक्सीनेशन पे, लेकिन एडवर्ड जेनर के इस वैक्सीन के काम को ऑनर करने के लिए उसने इसे काउ के एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट करके वैक्सीन कहा। तो दिस इज ऑल्सो अनदर एक्सपेरिमेंट कि आप जब जो नई नई डिस्कवरी हैं या अर्थ शेकिंग डिस्कवरीज हैं, उनके टॉपिक्स कहाँ होते हैं,
अगर आपने इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखा हो तो वो आपके आसपास ही होते हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करनी होती हैं, और वो आपके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड से ही पॉसिबल है कि जब आप अपना माइंड चेंज करेंगे तो ही आप उन चीज़ों को देख पाएंगे जिन्हें आप अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करें प्रायर टू सिलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक। ओके, बीइंग साइंटिस्ट जो है हम बहुत सारी चीज़ों में पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड नहीं हो सकते, रादर दे एक्टिवली क्रिएटेड द कंडीशन फॉर डिस्कवरिंग द अनएक्सपेक्टेड। आप अगर साइंस में आ रहे हैं तो ये बहुत एक जनरल एप्टीट्यूड है। जब यंग बच्चे जिनका पहले कोई एक्सपोजर नहीं होता वो रिसर्च में आते हैं या साइंस में आते हैं, तो वो पहले से प्लान करके आते हैं कि मैं ये डिस्कवरी करने वाला हूँ, मतलब वो आउटकम के साथ आते हैं। मैं समटाइम जो बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक होते हैं, मैं एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, मशीन के साथ एसोसिएट करके बनाना चाहता हूँ जो वेस्ट को डिग्रेड कर देगी। इस किस्म के मतलब आइडियाज के साथ आते हैं, विच इज नॉट बैड, मतलब वो बुरी बात नहीं है। इन्हीं इन्हीं छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से जो शुरू में लगता है कि पॉसिबल नहीं है, बाद में साइंस ने उन्हें पॉसिबल किया है। तो ये जो छोटे छोटे से आइडियाज हैं ये बिल्कुल बुरे नहीं है, लेकिन जब आप इनके साथ आते हैं तो आप आउटकम के साथ आते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि उस आउटकम तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है पूरा, स्टार्ट से लेके बीच में कौन कौन से प्रोसेसेस, मेथड्स, किन चीजों से आपको गुजर के उस फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना होगा, वो आप बाद में छोड़ देते हैं, वो पीछे के लिए छोड़ देते हैं, जबकि आउटकम आप पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि आप जो है पहले उन प्रोसेसेस को देखें और उसके बाद आउटकम तक पहुंचे। तो ये एक बहुत ही एक चीज है जो हमने स्टूडेंट्स के अंदर ऑब्जर्व की है कि ये मौजूद होती है, और हमें लगता है कि आपको इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप डायरेक्टली जो है कंक्लूजन पे ना जाएं, कि डायरेक्टली आप पहुंच जाएं कि आपको क्या चाहिए, क्या आप इन्वेंट करना चाह रहे हैं। Dr. Sadia, kindly unmute your mic. Mic mute हो गया। सॉरी, अब आवाज आ रही है? जी जी, अब क्लियर। ओके, तो फाइनली आप जो है कंक्लूजन पे नहीं जाए। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड, कुछ और चीजें हैं। जब आप रिसर्च की तरफ आ रहे हैं तो आपने अपने अंदर कुछ स्किल डेवलपमेंट में काम करें। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं या आ रहे होते हैं रिसर्च की तरफ, तो आपके पास टाइम भी होता है, आप एडमिशन के प्रोसेस में होते हैं या कोर्स वर्क कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आपके पास जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज करें अपने स्किल डेवलपमेंट के अंदर। और कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट में है और किस तरह से आप कर सकते हैं? नंबर 1, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करें। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी चीज, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन रिसर्च, राइट डाउन द आइडियाज दैट मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस। कोई भी एक ऐसा आइडिया जो कोई सेंस आपको लगता है कि नहीं बना रहा है, this point towards the usefulness of carrying a research notebook in which ideas can be recorded. आप ऐसे तमाम जब आप कोर्स वर्क कर रहे होते हैं तो आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे आइडियाज देख रहे होते हैं जो मौजूद होते हैं, तो अपनी नोटबुक लें और जो भी आइडिया आपके माइंड के अंदर आ रहा है उस दौरान, तो उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते चले जाएं। मतलब वो आपको लगेगा सिली है, कोई सेंस नहीं बन रहा है, बट स्टिल यू शुड स्टार्ट राइटिंग इट इन योर नोटबुक। दिस शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक नोटबुक लें और उसके ऊपर जो भी आप सोच रहे हैं लिखते जाएं। अक्सर होता यह है कि नोटबुक पे लिखने से हम अवॉइड करते हैं फॉर सम रीजंस, मे बी लेजीनेस की वजह से, और सम टाइम लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं और हमें हर चीज याद रहेगी कि मैं आज क्या सोच रहा हूँ, और मुझे कल भी मुझे पता होगा कि मैं आज क्या सोच रहा हूँ। तो जो आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो आप अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो आप भूल जाएंगे बाय टाइम। तो जैसे ही आप कोर्स वर्क के अंदर आते हैं तो आप अपने आस पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि इट कैन मेक अ गुड रिसर्च टॉपिक, इस पे मुझे काम करना चाहिए, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते रहा करें कि ये आइडियाज हैं जो मुझे बाद में जाके काम करने हैं या मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं इन रिसर्च, सिलेक्टिंग द रिसर्च टॉपिक। इसके अलावा आप जो है आउटसाइड जो डिसिप्लिन है, लाजमी नहीं कि आप सिर्फ अपने ही डिसिप्लिन के अंदर रहें, जो आप अपने डिसिप्लिन से बाहर भी आप जो है लोगों से मिल सकते हैं और टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं।
Okay. अपने डिसिप्लिन से बाहर, डिसिप्लिन से बाहर ये का मतलब ये है कि समटाइम्स आप माइक्रोबायोलॉजी में हैं, तो आप माइक्रोबायोलॉजी से एसोसिएटेड जेनेटिक्स की तरफ जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से एसोसिएटेड बायोकेमिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स की इन्वॉल्वमेंट क्या है माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्च के अंदर। तो जो अलग डिफरेंट डिसिप्लिन हैं उनको भी जो है अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से कोरिलेट करके देखें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको एक नया टॉपिक बिल्ड करने में आसानी होगी कि किस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स को की स्टडी को। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आउटसाइड द डिसिप्लिन भी सोचें और उन टॉपिक्स को उन लोगों से भी बात करें। नंबर थर्ड इज पार्टनर। कोई एक अच्छा आप ऐसा दोस्त ढूंढें। अब तक जैसे हम गॉसिप्स के लिए दोस्त ढूंढते हैं, मुझे नहीं पता कि लड़कों के लिए क्या गॉसिप्स होती हैं, बट लड़कियों के लिए तो गॉसिप पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही एक पार्टनर ढूंढें जिससे आप अपने रिसर्च आइडियाज शेयर कर सकें। और वो कोई जरूरी नहीं है वो पार्टनर आपका आपके ही बैकग्राउंड या आपकी ही फील्ड का हो। आप समटाइम्स अपने से अलग फील्ड से, फॉर एग्जाम्पल आप जो है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं जबकि आपकी बहन मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ रही हैं, या आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं आपके भाई कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को जो आपकी फील्ड के नहीं हैं अपने आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ। तो अगर वो आइडियाज उनको भी लगता है कि सेंसिबल हैं, क्योंकि वो लेमैन है, आपकी फील्ड को बिल्कुल भी नहीं समझते, लेकिन अगर आप उनको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अपने आइडियाज को और उनको ये समझ आ रही है कि वाकई ये आइडिया में कुछ सेंस है, तो यूजुअली ये होता है कि इट डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लॉजिकल आइडिया। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिकल साउंड बैकग्राउंड उसके अंदर मौजूद है। तो यू मस्ट शुड हैव अ पार्टनर जिसके साथ आप अपने आइडियाज जो आप कॉपी के अंदर नोट डाउन भी कर रहे हैं उनके साथ भी डिस्कस करते रहें। ये जो डिस्कशंस हैं ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती चली जाती है। जो तो जब आप फाइनली आएंगे रिसर्च की तरफ या रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने की तरफ, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि इस क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से, क्योंकि आपके पास अपने वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन के जवाब मौजूद होंगे। जो वाई है, व्हाट, वेयर, व्हेन, आपको टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले इन सब के जवाब देने होते हैं। फाइनलाइज करने से पहले टॉपिक चूज तो आप कुछ भी कर सकते हैं, एक टॉपिक सर्च होती है, एक टॉपिक सिलेक्ट होती है। फर्स्ट स्टेप बेसिकली टॉपिक सर्च होता है, आप जाएं और टॉपिक ढूंढना शुरू कर दें। लेकिन टॉपिक सर्च और टॉपिक सिलेक्ट तक पहुंचने के लिए कि फाइनली आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करें, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं खुद को, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। तो जब अगर आप इस तरह से अपनी क्रिटिकली थिंकिंग और डिस्कशंस के साथ आगे चलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके चलते हैं, तो फाइनली आपके पास इन सारे सवालों के जवाब मौजूद होते हैं जब आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास इनके जवाब मौजूद हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉक अबाउट इट। अक्सर लोगों को लगता है कि हम अगर ये किसी से शेयर करेंगे आइडिया तो चोरी हो जाएगा, और ऐसा होता भी है समटाइम्स के लोग जो हैं आप बात करते हैं और लोग जो उस वक्त आपसे बेहतर स्टेज पे होते हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे होते हैं, वो आपका आइडिया लेके काम शुरू भी कर देते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को अवॉइड करके बाकी कोई ऐसे फ्रेंड्स सर्कल बनाएं जिन पे आप ट्रस्ट भी कर सकें, और लाजमी नहीं वो आपकी फील्ड के हों। आप अपने टॉपिक्स के बारे में, अपने आइडियाज के बारे में बात करें। जितना ज्यादा बात करेंगे लोग, जिस तरह से हम मूवीज डिस्कस करते हैं, ड्रामास डिस्कस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप अपने टॉपिक को डिस्कस करें अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, इवन इररेलेवेंट लोगों के साथ, वो लोग जो आपकी फील्ड से बाहर हैं उनके साथ, ताकि आपको अपने ही टॉपिक, जब आप उन लोगों को अपना टॉपिक समझाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं देख पा रहे होंगे, पर वो आपसे वो सवाल पूछेंगे कि आप ये टॉपिक ऐसे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, या इसका क्या पर्पस है, या इसमें उसमें से क्वेश्चन रेज करेंगे। तो वो क्वेश्चन आप खुद भी समटाइम फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे, लेकिन उनकी हेल्प की वजह से जब आप डिस्कस करेंगे उनसे, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। तो बेसिक थिंग अगेन, ये सारी जो क्वालिटीज हैं या जो सारी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग है आपको टॉपिक सिलेक्शन से भी पहले करनी पड़ेगी, सर्च फॉर द टॉपिक से भी पहले। और डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, क्योंकि बीइंग साइंटिस्ट हमें ओपन रहना चाहिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए। अगर हम फिक्स कर लेंगे अपनी चीज़ों को, तो हम अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज को देख नहीं पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू गो विद द प्लान, वी विल बी एबल टू गो विद द प्लान थिंग, एंड वी विल नॉट बी एबल टू सी द डिस्कवरीज, अगर ऐसी कोई डिस्कवरीज आपके आसपास मौजूद हैं भी। तो जब फाइनली आप टॉपिक सिलेक्ट करने जा रहे होते हैं, तो समटाइम इट विल बी, आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ पैनिक हो जाते हैं बच्चे कि हम क्या टॉपिक सिलेक्ट करें, कैसे जाएंगे, रिसर्च क्या होगी,
बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके पास आ जाती हैं, स्पेशली जब BS के स्टूडेंट्स होते हैं, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो सवाल होते हैं, एंथुसियाज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर लैब के साथ आप आए नहीं होते। तो वो एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, उससे घबराना नहीं है, बस उसको प्रॉपरली जो है आपको आगे लेके चलना है, जो चीज़ें मैंने अभी बताई उनकी डेवलपमेंट के साथ। तो आज का हमारा एजेंडा है कि व्हाट इज रिसर्च और किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे रिसर्च में से रिसर्च टॉपिक और फिर उसको किस तरह से रिसर्चेबल बनाएंगे। व्हाट इज रिसर्च से पहले, रिसर्च क्या है उससे पहले हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है या बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज नॉट रिसर्च। ठीक, बहुत सारी ऐसी एम्बिग्विटी हैं, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो एसोसिएट की जाती हैं रिसर्च के साथ, मगर वो रिसर्च नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें, रिसर्च इज नॉट अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैक्ट्स। यूजुअली मतलब एक एग्जांपल है, a college students read several articles about the mysterious dark lady in the sonnets of William Shakespeare and then writes a research paper describing various scholars' suggestion of who she might have been. तो ये एक बहुत सारे जो उसने शेक्सपियर का एक नॉवेल है, उसके अंदर कैरेक्टर है डार्क लेडी का, उसने उसके हवाले से डिफरेंट स्कॉलर्स के पेपर्स पढ़े और उसको एक सम अप कर दिया और लिख दिया कि उसके अकॉर्डिंगली वो कौन है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द रिसर्च। यूजुअली इसको आप लिटरेचर रिव्यू कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, लेकिन आप इसे रिसर्च नहीं कह सकते। सिंपली जो फैक्ट्स पहले से ही मौजूद थे आपने उसको रीअरेंज कर दिया और अपने अल्फाज में लिख दिया, तो दिस इज नॉट व्हाट यू वुड बी कंसिडरिंग कि आप रिसर्च में करने जा रहे हैं या रिसर्च होती है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक आर्ट्स की एग्जांपल दी है, इसी तरह साइंस की भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं कि आप इसी तरह कोई एक साइंस का टॉपिक निकालें और आप उसके हवाले से सर्च करें और उसके ऊपर बैठ के आप जो है लिखना शुरू कर दें और वो लिख के आप उससे कहें कि मैंने ये पूरा एक रिसर्च लिख ली है, तो वो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ नहीं होती है। इसको आप लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू आर्टिकल या कोई भी और नाम दे सकते हैं, बट इट इज नॉट बेसिकली जो आप रिसर्च के कॉन्सेप्ट में लें। रिसर्च इज नॉट मोर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। रिसर्च का मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, एक 6th ग्रेड को जो है उसकी टीचर ने कहा, ने स्कूल में जो काम किया वो आके अपने पेरेंट्स को बता रहा है, टीचर सेंट अस टू द लाइब्रेरी टुडे टू डू रिसर्च एंड आई लर्नड अ लॉट अबाउट ब्लैक होल्स। ठीक है, मुझे मेरी टीचर ने जो लाइब्रेरी में भेजा रिसर्च करने के लिए और मैंने ब्लैक होल्स के बारे में बहुत ज्यादा सीखा। तो मतलब दिस इज नॉट रिसर्च कि आप एक तरह से गैदर कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन, एंड यू इट इज द फैक्ट जो आप ग्लीनिंग ऑफ फैक्ट कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट यू वुड बी एबल टू कॉल इट अ रिसर्च। सो इस बात को भी समझें कि ये भी एक रिसर्च नहीं है। ऐसे ही अक्सर स्टूडेंट्स जो मैंने फेस किया है अपने एज ए टीचर, जब स्टूडेंट्स आते हैं उनको कोई असाइनमेंट्स दिए जाएं तो वो फॉर एग्जांपल किसी एंजाइम पे असाइनमेंट दे दिया जाए तो वो आएंगे हमने गूगल पे रिसर्च की है और मैंने ये बहुत रिसर्च करके असाइनमेंट बनाया है और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो जो आप गूगल पे ये चीज़ें कर रहे हैं, दिस इज लिटरेचर रिव्यू। आप दूसरों के आर्टिकल्स पढ़ के वो असाइनमेंट्स बना रहे हैं, आप इसको रिसर्च नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज मिसकंसेप्शन जो आपका रिसर्च में आने से पहले होते हैं कि ये रिसर्च है, बट दिस इज नॉट रिसर्च। यू नीड टू मेक इट क्लियर कि रिसर्च नहीं है। तो अगर ये सब रिसर्च नहीं है तो रिसर्च क्या है? Research is basically the systematic process of collecting and analyzing information in order to increase our understanding of the phenomena about which we are concerned or interested. ठीक है, रिसर्च एक सिस्टमिक प्रोसेस है, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। रिसर्च के अंदर जो है एक प्रॉपरली हम सिस्टमिक प्रोसेस कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि सिस्टमेटिक होती है, रैंडम नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आप उठें और कुछ भी करना शुरू कर दें और फिर उसके बाद आप उससे कहें कि वो रिसर्च है। रिसर्च एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, एक प्रॉपर प्रोसेस के जरिए जो है रिसर्च होती है, स्टेप बाय स्टेप रिसर्च होती है, सिस्टमेटिक होती है। अगर आप ऐसे काम नहीं करते तो अक्सर साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा ये फेस करना पड़ता है कि जो रिसर्च या रिजल्ट्स वो आते हैं उनके रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल नहीं होते हैं। तो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट तभी आपको मिल सकते हैं जब आप अपनी रिसर्च को सिस्टमेटिक वे के अंदर लेके चलते हैं। तो रिसर्च
के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, डिसिप्लिन के साथ एक सिस्टम के अंदर चलते हुए डिफरेंट मेथड्स के जरिए आप उसको जो है परफॉर्म करते हैं, एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज, और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकें जो ऑनगोइंग फिनोमिना है या जो कंसर्न टॉपिक है उसके बारे में। ओके, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो कौन कौन सी ऐसी खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक रिसर्च के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1, इट ओरिजिनेट्स विद अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम। नंबर 2, रिक्वायर्स क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ गोल। Number 3, follows a specific protocol or procedure, often divides main problem into sub problems. एक main problem होती है और उसके बाद sub problems भी उसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा it accepts certain critical assumptions. ये critical assumptions जो हैं जरूर एक्सेप्ट करती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो तुक्के लगा रहे हो तो वो भी आपके जो है आप उसे साइंस में इंक्लूड करें। नो, लॉजिकल होगा, लॉजिकल एजम्पशन होगी, क्रिटिकल एजम्पशन होगी, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। बट रैंडम तुक्का जिसे आप कहा जाए, इट इज नॉट यूजुअली अ गुड साइंस। रिक्वायर्स कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। ओके, रिसर्च की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये साइक्लिक होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होगी, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, कोई फाइंडिंग आपको मिलेगी, उस फाइंडिंग से साइंस कंट्रीब्यूशन टू द साइंस, बॉडी ऑफ द साइंस, एंड अगेन जब एक रिसर्च जहाँ खत्म होती है, एक टॉपिक या एक प्रोजेक्ट जहाँ खत्म होता है, वो बहुत सारे नए सवालों के साथ खत्म होता है। ऐसा नहीं होता कि वो रिसर्च ही खत्म हो गई है। ठीक है, वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट या एक रिसर्च प्रॉब्लम आप जहाँ खत्म कर रहे हैं, तो उसी के अंदर जहाँ वो कंक्लूड अप हो रही है, बहुत सारे सवाल जो हैं आपको मिल रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ें तो उसके अंदर जो फ्यूचर आउटकम्स दिए हुए हैं या उसके अंदर जरूर गाइड जो एंड में दिए हुए होते हैं उनको स्टडी करें कि वो फ्यूचर में क्या काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली वो जो काम है जो फ्यूचर में वो करना चाह रहे हैं, वो रिसर्च गैप है जो रह गया है या जिसके सवाल वो नहीं ढूंढ पाए हैं। तो जहाँ एक रिसर्च खत्म हो रही होती है वहाँ और उसी रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे सवाल मौजूद होते हैं जिनको आप एज ए रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। Research creates a path for generating new questions. More research opportunities can be generated from existing research. No ambiguity. जो भी चीज होती है वो क्लियर होती है, ऐसा नहीं होता ambiguous वे में जो है आप कुछ कहें। अगर आप कहेंगे कि ब्लैक और जो है ब्लू है, ब्लैक और ब्राउन मिलके जो है, सॉरी ब्राउन और ब्लू मिलके ब्लैक कलर बना रहे हैं, तो ब्राउन और ब्लू ही मिलके ब्लैक कलर ही बन रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ग्रे कलर बन रहा हो उसे आप ब्लैक कह रहे हो। कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, चीजें बहुत स्ट्रेट और क्लियर होनी चाहिए। आप कौन सी केमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो कौन से केमिकल्स किस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर डाल रहे हैं और क्या रिएक्शन आ रहा है, आपको एज इट इज उसको समझना और लिखना और बताना आना चाहिए। तो एम्बिग्विटी जो है साइंस के अंदर उसकी कोई प्लेस नहीं मौजूद होती है। एवरी एंडिंग गिव यू अ न्यू डायमेंशन। जैसे कि हमने पहली बात की, रिसर्च क्या है, साइक्लिक है। एक जहाँ पे टॉपिक खत्म हो रहा है वहीं से ही दूसरे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। यूजुअली हम साइंस क्यों करते हैं या रिसर्च की क्या जरूरत है करने की, रिसर्च में आने की क्या जरूरत है, या रिसर्च की ओवरऑल क्या जरूरत है। एक तो रिसर्च से एसोसिएटेड क्यूरोसिटी है जो नेचुरल है बहुत इंसानों की। इंसान जो है क्यूरोसिटी की वजह से जो हमारी पूरी यूनिवर्स है उसको जानने के लिए उस क्यूरोसिटी में रिसर्च या साइंस की तरफ बढ़ा। बट अल्टीमेटली उस क्यूरोसिटी की वजह से भी वो जो नॉलेज का अमाउंट गेन कर रहा है वो किसके अंदर क्या रोल प्ले कर रही है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। जो भी नॉलेज गेन हो रही है इट इज बीइंग यूज्ड फॉर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिमिलरली आप अगर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं या यूटिलिटी या एप्लीकेशंस कर रहे हैं रिसर्च के अंदर, तो भी उसका मेन पर्पस क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। तो अगर हम कहें कि हम रिसर्च या को कैसे देखते हैं, रिसर्च का पर्पस मेन क्या होता है, या एक जनरल ऑब्जेक्टिव रिसर्च का क्या है, तो इट इज बेसिकली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस बेसिकली। मोटिवेशन इन रिसर्च। रिसर्च में क्या आपको चीजें हैं जो मोटिवेशन के तौर पे मोटिवेटेड रखती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि
जब आप आते हैं बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कोई फिल्म या कोई ड्रामा नहीं है, इट इज़ प्रैक्टिकल लाइफ और एंड इट इज़ वेरी टफ। तो आपको कुछ ही दिनों में बोरियत स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप पहले ही मैंने कहा था कि आते ही स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम रिसर्च में इसलिए आना चाहते हैं कि हमें शौक है, और शौक तो ऐसी चीज़ है जो कभी भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज मुझे ड्राइविंग का शौक है, कल मुझे नहीं होगा, परसों मुझे किसी और काम का शौक है, फिर मुझे वो शौक खत्म हो जाएगा। तो शौक तो ऐसी चीज है जो मतलब चेंज होती रहती है। तो रिसर्च के अंदर भी यही है कि जो इस पर्सपेक्टिव के साथ आते हैं कि हमें शौक है, हम इसलिए करना चाहते हैं, तो कुछ ही दिनों में वो शौक खत्म हो जाता है, तो रिसर्च का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो अपने लिए एक गोल रखें जो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखे कि आप जो है रिसर्च को ऑनगोइंग आपकी आपकी चलती जाए। चाहे वो जो मोटिवेशन है, उसका मतलब आपकी डिजायर टू गेट डिग्री है, आप डिग्री लेना चाहते हैं तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और आप रिसर्च में इन्वॉल्व रहेंगे। डिजायर टू फेस चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसॉल्व प्रॉब्लम, डिजायर टू गेट, अगर आपके अंदर ये चैलेंजिंग एबिलिटी है, या नेचुरली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको चैलेंजेस पसंद होते हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के अंदर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो दिस इज वेरी गुड मोटिवेशन। बट इट इज अगर आपके अंदर नेचुरली मौजूद है। डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, कुछ लोगों के अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ मौजूद है, कुछ लोगों को इंटेलेक्चुअल जॉय मिलता है साइंस या रिसर्च करके या जान के चीज़ों को। तो अगर ऐसी आपके अंदर एबिलिटी या ऐसा कुछ मौजूद है तो ये बहुत अच्छी आदत है या अच्छी एबिलिटी है जो आपको मोटिवेट रखेगी रिसर्च के थ्रू आउट पीरियड के अंदर। अगर नहीं भी है तो अपने लिए कोई ना कोई एक मोटिवेशन आपको ढूंढनी पड़ेगी टू कीप इट गोइंग। डिजायर टू बी सर्वाइव इन द सोसाइटी एंड डिजायर टू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है और आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने लिए कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर इस्तेमाल रखें अपने लिए, चाहे वो मनी हो। नो शेम इन इट, हम सब पैसे के लिए भी काम करते हैं, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ के साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखती हैं वो चीज़ें आपको, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल एंड इट इज़ वेरी ह्यूमन। इसके बाद रिसर्च जो है दो तरह की होती है बेसिकली, फंडामेंटल्स एंड अप्लाइड। फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, और अप्लाइड को जो है हम इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव में लेके जाते हैं, जो हम आजकल देख रहे होते हैं। बेसिक और फंडामेंटल अप्लाइड रिसर्च के अंदर आप कौन सी रिसर्च चूज करेंगे, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी रिसर्च को चूज करना चाह रहे हैं। Sorry about interruption. I am alone, so I have to handle things. Okay, basic research and applied research के अंदर डिफरेंस ये है कि बेसिक रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च होती है, जिसके अंदर मेन पर्पस ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, उसकी एप्लीकेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। एक्सपेंड नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, अगर हम उसका पर्पस देखें, रिजल्ट्स इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू प्रोसेस एंड इट्स रिलेशनशिप टू आउटकम। जो यूनिवर्सल हमारे आसपास इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल अक्सर देती हूँ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो अगर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो इट इज़ बेसिक रिसर्च, यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई इट। लेकिन जो बेसिक रिसर्च है, जो बैकग्राउंड नॉलेज है, वो लेटर ऑन अप्लाइड रिसर्च को हेल्प करती है एक अच्छी एप्लीकेशन क्रिएट करने में। लेकिन ऑन गोइंग उस वक्त हमें नहीं उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होती। हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं। सपोज आप किसी जगह का माइक्रोफ्लोरा स्टडी करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कितनी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ, ग्राम पॉजिटिव कितने हैं, ग्राम नेगेटिव कितने हैं, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन एप्लीकेशन क्या होगी कि आप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट कर रहे हैं और उससे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो दिस इज अप्लाइड रिसर्च। आप उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके जाना चाह रहे हैं, दिस इज अप्लाइड रिसर्च। एंजाइम प्रोडक्शन देख रहे हैं, कोई और मेटाबोलाइट प्रोडक्शन देख रहे हैं और आप उसको उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो दिस इज अप्लाइड रिसर्च। तो ये बेसिक और अप्लाइड रिसर्च का बेसिक डिफरेंस है। आप जब रिसर्च में आ रहे हो, रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो, तो यू मस्ट शुड बी अवेयर दैट विच फील्ड यू वांटेड टू गो फॉर। आइदर यू वांटेड टू सिलेक्ट अ बेसिक रिसर्च टॉपिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च टॉपिक। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल साइंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑल्दो अभी जो हम
रिसर्च देखते हैं या रिसर्च फंडिंग के हवाले से देखते हैं तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा इजीली फंडिंग मिल जाती है एज कम्पेयर टू द बेसिक प्रोजेक्ट्स। बट स्टिल बेसिक रिसर्च को आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जो नई डिस्कवरीज होती हैं या नई एप्लीकेशंस आती हैं वो इसी बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर ही होती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी गई है कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट, तो ये जो है इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक रिसर्च। and an investigation looking at whether stress level influence how often students engage in academic cheating। ठीक है, तो किस तरह से आप ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ओवरऑल के जो स्ट्रेस लेवल है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट्स को जो एकेडमिक चीटिंग के अंदर एंगेज होते हैं। तो यू जस्ट क्रिएटिंग अ पूल ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन। दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च होती है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च का मतलब ये है कि आपके आसपास एनवायरनमेंट के अंदर या कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं या कुछ ऐसे इदारे हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स को एनलाइट करते हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो डिस्कस करते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च या प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एकदम से ऐसा हो कि पोटैटो ब्लाइट डिजीज या इन्फेक्शन जो है पोटैटोज के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाए और वो पोटैटो की क्रॉप को जो है बहुत डिस्टर्ब करे और पोटैटो की क्रॉप जो है वो खत्म होना शुरू हो जाए, तो वो एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ठीक है, सो पोटैटो ब्लाइट डिजीज या इन्फेक्शन के लिए आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो पूरी स्ट्रेटेजी जो होगी आप रिसर्च की डिजाइन करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। सिमिलरली अगर कोई रेवेन्यू ऑफ कार कंपनी है वो डिक्रीज हो गया है, पहले वो ज्यादा था अब वो डिक्रीज हो गया है, तो अब वो आपसे कहेंगे कि प्लीज हमें बताएं कि ये डिक्रीज होने की क्या वजह है। पहले तो आप वो वजह ढूंढेंगे डिक्रीज होने की और उसके बाद उसको वापस वो प्लान भी देंगे जिसके जरिए से दोबारा उस वजह के जरिए वो इंक्रीज होके हायर लेवल तक पहुंच सकती है। इसके बाद अननोन साइड इफेक्ट्स जो हैं ऑब्जर्व किए जाते हैं किसी ड्रग के या मेडिसिन के, तो वो भी जो है इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल रिपोर्टेड नहीं है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने मेडिसिन कमर्शियली दे दी मार्केट के अंदर, तो अगर आप उनके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वेबसाइट पे जाके देखें तो उनका परफॉर्मा मौजूद होता है जिसके अंदर आप अगर कोई ऐसा सिम्टम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो उनकी ड्रग या मेडिसिन के ऊपर मेंशन नहीं है तो वो आप वहां पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है कि हाँ आपने ये नहीं मेंशन किया लेकिन मैंने ये सिम्टम्स नोट किए हैं। और ऐसा बहुत सारी बार हुआ है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनके सिम्टम फॉर एग्जांपल उनके अंदर हेडेक मेंशन नहीं है, लेकिन आप जब वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं आप हेडेक फेस कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। तो ये एक अननोन साइड इफेक्ट है या सिम्टम्स है जो कि उन्होंने खुद मेंशन करके बताया नहीं था। अदरवाइज उन्हें हर वो चीज़ बतानी होती है कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व हो सकते हैं। इंटरनेशनली जब हम जाते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स के पास ही ये परफॉर्मेंस मौजूद होते हैं, रखे होते हैं। अगर पेशेंट कुछ ऐसा ऑब्जर्व करता है तो उसको वो परफॉर्मा फिल करके फार्मास्यूटिकल को भिजवाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो है इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि लोग भी ज़्यादा खुद से ऑब्जर्व नहीं करते कि इधर इट इज़ ड्यू टू मेडिसिन और वैसे ही हमें ये सब सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं। तो अदरवाइज अगर ये फॉर्म्स जो है मौजूद होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर भी, जब उनके पास ये फॉर्म्स आते हैं कि वो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड या अननोन साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए गए हैं उनकी ड्रग से रिलेटेड, तो वो एक टास्क देते हैं पूरी टीम को, रिसर्च टीम को, कि आप जाएं और ये मालूम करें कि ये जो सिम्टम्स हैं ये क्यों अपेयर हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करें और हमें आगे इसका सोल्यूशन बताएं। ठीक है, तो दीज आर प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड रिसर्च। सिमिलरली अभी आप कोविड के सिनेरियो में देखें, कोविड-19 पेंडेमिक जब आई है तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स कोविड से रिलेटेड मौजूद हैं जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोविड को हैंडल कैसे किया जाए, वैक्सीनेशन कैसे बनाई जाए, वैक्सीनेशन के साथ एसोसिएटेड बहुत सारे कंसर्न थे जो अभी भी मौजूद हैं कि वो किस हद तक सक्सेसफुल रहेगी, क्या उसके अंदर क्रॉस रिएक्टिविटी होगी डिफरेंट स्ट्रेन के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक टॉपिक से आपको निकल रही हैं या प्रॉब्लम्स उनसे एसोसिएटेड मिल रही हैं। तो ऑल्दो कि ये एक हमारे लिए चैलेंज था पेंडेमिक कोविड-19, लेकिन आप इससे रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च टॉपिक पे जो रिसर्चर हैं उन्होंने काम स्टार्ट भी किया और भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च टॉपिक या क्वेश्चंस मौजूद हैं जिन्हें आप लोग भी आने वाले दिनों में चूज कर सकते हैं। तो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिसर्च टॉपिक। तो हम रिसर्च टॉपिक के लिए कहाँ देखें, हमने स्किल्स भी डेवलप कर ली, हमने ये भी सोच लिया कि हमें किस फील्ड के अंदर जाना है, बेसिक करनी है, अप्लाइड रिसर्च करनी है, इससे भी एसोसिएटेड हमने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए कि हमें किस तरह की जो है साइंस करनी है।
इसके बाद मैं कहाँ से अपने टॉपिक्स को ढूंढ सकता हूँ या कौन कौन सी जगह है जहाँ पे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिटरेचर रिव्यू। आप जिस फील्ड में होते हैं उससे रिलेटेड जो भी अच्छे जर्नल हैं उनको डेली आप उनके रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ा करें। ठीक है, जब आप उनसे उनसे रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर रिकमेंडेशंस गिवन होती हैं और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स गिवन होते हैं या फ्यूचर रिसर्च गिवन होती है। उनको भी जरा गौर से जाके देखा करें क्योंकि उनके अंदर ही रिसर्च टॉपिक्स मौजूद होते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं जो जिनके आंसर ये अपनी रिसर्च के अंदर ढूंढ नहीं पा रहे होते या ढूंढ नहीं पाए होते। हो सकता है कि वो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, और आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक के साथ मैच करता है और वो फिजिबल भी है, आप उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी, वो ये है कि जब आप किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। आप बीएस में जाएं, एमफिल में जाएं या पीएचडी में जाएं, तो या तो आप डायरेक्टली कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, फंडेड प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं। किसी सुपरवाइजर के पास या किसी साइंटिस्ट के पास ऑलरेडी कोई फंडेड प्रोजेक्ट मौजूद होता है और वो असाइन करता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आके ये प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लें। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ऑलरेडी वो प्लान प्रोजेक्ट होता है और आपको उसी के अकॉर्डिंगली ही काम करना होता है। इसी तरह दूसरा जो अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है वो प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च की होती है। कुछ जो फार्मास्यूटिकल रिसर्चेज हैं, क्योंकि कराची में तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अक्सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम्स या इश्यूज भेजती रहती हैं और उन्हें कुछ सर्विस कराने होते हैं, तो उसके लिए भी वो रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आती हैं। इसी तरह फिशरीज से रिलेटेड इंडस्ट्री जो है प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो साइंटिस्ट को भेज रही होती है कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इनके सोल्यूशंस बताएं। तो इसी तरह मेरे ख्याल में पंजाब है, लाहौर है, उनसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनके पास जरूर आते होंगे। तो या तो वो प्रॉब्लम जो है वो स्पॉन्सर्ड होता है, जो भी फर्म आपको भेज रही होती है वो टॉपिक वो स्पॉन्सर कर रही होती है और आपको फिर उसी टॉपिक पे ही काम करना होता है। अगर तो वो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप मूव कर सकें, कुछ और काम कर सकें। आपको एग्जैक्टली उस टॉपिक के साथ रहना पड़ता है क्योंकि जो स्पॉन्सर कर रहा है वो उसी चीज़ के लिए ही स्पॉन्सर कर रहा है। थर्ड, आपके पास अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप जिस लैब में जा रहे हैं उस सुपरवाइजर ने ऑलरेडी किसी टॉपिक्स पे काम किया हुआ होता है और वो प्रायर टॉपिक से रिलेटेड ही आपको कोई 2-3-4 टॉपिक सजेस्ट कर देता है कि मेरी लैब में इस पे काम हो रहे हैं या हो चुके हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर देख लें और अगर आपको सूट करते हैं तो आप इन टॉपिक्स पे रिसर्च कर लें। तो होता है कि अगर आप सुपरवाइजर की सजेशन पे टॉपिक लेते हैं तो आपको फायदा एक ये मिलता है कि सुपरवाइजर एक्सपर्ट होता है उस रिसर्च के अंदर, तो वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है और आप फ्लोट नहीं कर रहे होते बहुत सारी चीजों में। समटाइम आप कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट कर लें जो बिल्कुल ही सुपरवाइजर से मैच ना करते हो, तो खुद सुपरवाइजर को भी आपके लिए पढ़ना पड़ता है और आपको भी अपने लिए, तो वो एक दोनों के लिए लर्निंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे ऑलरेडी सुपरवाइजर काम कर चुका है और इसकी एक्सपर्टीज है तो आपको काफी फायदा हो जाता है कि आपको गाइडेंस बहुत ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो ये 2 से 3 चीजें हैं, जब आप आएंगे तो आपको यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप खुद किसी टॉपिक में इंटरेस्ट हैं या आपको इन तीनों में से कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगी और आप खुद से कोई टॉपिक सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या चूज करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जो है डिफरेंट तरह के लिटरेचर रिव्यू करें, चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। इसके साथ साथ उनके अंदर रिकमेंडेशंस और फ्यूचर रिसर्च और लिमिटेशन जरूर चेक करें। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं और रिसर्च एक बहुत ही फैंसी चीज़ है। आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे रिसर्च इज़ अ लग्जरी। तो इसको एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए अफोर्ड करना कोई आसान बात नहीं होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स आए कि मुझे स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च है और मैं स्पेस माइक्रोबायोलॉजी पे काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो अवेलेबिलिटी या सूटेबिलिटी लैब्स के अंदर यूजुअली नहीं है। तो आप कोई भी ऐसा टॉपिक अगर लेके आ रहे हैं कि जिसकी फिजिबिलिटी नहीं है, तो आप मतलब आपको बैकअप करना पड़ेगा उस टॉपिक के साथ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि शायद जो भी कहा जाए कि हम उतना ज़्यादा फ्री नहीं है टॉपिक सिलेक्ट करने के अंदर जितना शायद फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स होते हों, क्योंकि हमारे पास आपको अपनी यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट और लिमिटेशंस को देख के भी रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो बेस्ट वे ये भी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस प्रोग्राम के अंदर रिसर्च में एनरोल होना चाह रहे हैं,
उस यूनिवर्सिटी को जाएं, उसको विजिट करें और उसकी वेबसाइट को विजिट करें और उसके ऊपर देखें कि कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन गोइंग है, या फिर उसके अंदर कौन कौन सी अवेलेबल जो टेक्निक्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं या आपको रिसर्च में हेल्प आउट कर सकती हैं और आप किस हद तक एक्सटेंसिव रिसर्च कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उस प्रोग्राम या उस यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी कितनी है और वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है रिसर्च के लिए और वो आपको किस हद तक एक्सटेंड करने में हेल्प आउट कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसे यूनिक से टॉपिक पे रिसर्च करना चाहेंगे तो आपको मेरे ख्याल में कोई फॉरेन स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए और आपको बाहर ऐसे ही मुल्कों के अंदर जहाँ पे ये सारी फिजिबिलिटीज मौजूद हैं तो आप वहाँ जाके ये काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसे रिसर्च पॉसिबल है। तो आप ऐसे रिसर्च टॉपिक जो आपको इस चीज़ को अपने साथ लेके चलना होगा कि आप जब रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो तो आप उस यूनिवर्सिटी और उसके रिसर्च प्रोग्राम्स को ज़रूर अच्छी तरह पढ़ें कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर किस हद तक फैसिलिटेशन पॉसिबल है आपसे रिलेटेड रिसर्च की। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। और दूसरा हमने देखा कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर भी आखिर में जो रिकमेंडेशन, फ्यूचर पर्सपेक्टिव और लिमिटेशन दी होती हैं उसको आप बहुत अच्छे से देखें, उसी के अंदर आपके सवाल मौजूद होते हैं। इसके अलावा जर्नल आर्टिकल्स, मतलब लिटरेचर रिव्यू में भी आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू आप कहाँ से करें, कैसे करें। एक तो जर्नल रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल्स यूजुअली अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है, आपको एयर के साथ रिसर्च आर्टिकल मिलते हैं 2017, 18, 19 और अगर आप पीछे जाना चाहें तो पीछे के भी आपको रिसर्च पेपर मिल जाते हैं। लेकिन जो अप टू डेट अभी जो रिसर्च हो रही होती है वो आपको रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर मिल जाती है। और ये बेस्ट वे है कि आप कोई भी रिसर्च गैप जो है ढूंढें, क्योंकि रिसर्च गैप ढूंढने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम हो चुका है ताकि फिर आप ये देखें कि कौन सा काम नहीं हुआ है। तो रिसर्च गैप ढूंढने के लिए लिटरेचर ऑफ रिव्यू बहुत जरूरी है। और लिटरेचर ऑफ रिव्यू के लिए जो अप टू डेट मेथड है वो जर्नल या रिसर्च आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स हैं जो मौजूद हैं, बहुत सारे साइंस डायरेक्ट, नेचर, बहुत अच्छे लॉजिकल ऑथेंटिक जो रिसर्च जर्नल्स रन कर रहे हैं। आप उन वेबसाइट्स को जाके विजिट करें। ऐसे भी बहुत सारे जर्नल्स हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है, आप कोशिश करें कि अवॉइड करें उन चीज़ों को। जो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं आप उनको जाके फॉलो करना स्टार्ट कर दें और उनमें आने वाली पब्लिश होने वाली रिसर्चेज जो अवेलेबल हैं, समटाइम्स तो पेड होती हैं लेकिन कुछ अवेलेबल भी होती हैं, तो आप जो अवेलेबल रिसर्च हैं जो स्टडी कर सकते हैं, एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट आप स्टडी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट गिव्स यू प्लेंटी ऑफ आइडियाज एज वेल। तो जो आपको अवेलेबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का या लिटरेचर का वो आप जरूर उस पर जाएं और स्टडी करें। दूसरा सोर्स बुक्स है। बुक्स यूजुअली आपको बहुत अच्छा आइडिया नहीं देते हैं रिसर्च टॉपिक के हवाले से। समटाइम कोई एक की कैची पॉइंट आपको मिल जाता है बुक से, लेकिन बुक्स आर नॉट अप टू डेट। आपको पता हो कि 10-12 साल की रिसर्च के बाद एक किताब लिखी जाती है तो वो उन चीज़ों पे बेस्ड करती है बेसिकली जो रिसर्चेज हो चुकी होती हैं। तो समटाइम उसमें से भी आपको कुछ आइडियाज मिल जाते हैं, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द बेस्ट और अप टू डेट सोर्स। इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स जो हैं, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं एनुअली। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है एपा, हर प्रोविंस की पाकिस्तान के अंदर भी अपनी वो मौजूद है। तो उनकी आप वेबसाइट विजिट करें तो उनकी एनुअल रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। उन रिपोर्ट्स के अंदर ही प्रॉब्लम्स मौजूद होती हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन से पाकिस्तान ने इस साल फेस किए हैं। इसी तरह एग्रीकल्चरल का भी जो है इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री का जो पेज होगा आप जाएंगे उसके अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स मौजूद होंगी कि क्रॉप इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, कि उसके क्या रीजंस थे। तो वो रिपोर्ट्स भी आप पढ़ें, उन रिपोर्ट्स से भी आपको रिसर्च टॉपिक मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के अंदर जो है प्रॉब्लम्स मौजूद है और उन्हीं प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है और उन्हीं प्रॉब्लम से आप अपना रिसर्च टॉपिक बेस कर सकते हैं, कीपिंग इट माइंड कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इसी तरह मरीन की इंडस्ट्री है जो कि ब्लू इंडस्ट्री आजकल काफ़ी ग्रोइंग उसमें है फेज में और काफ़ी इंटरेस्ट भी लिया जा रहा है उसके अंदर, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी फिशरीज या मरीन के हवाले से रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, या कौन कौन से रिसर्च गैप्स हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसके हवाले से रिसर्च नहीं हुई है ज़्यादा, तो आपको रिसर्च जिस टॉपिक पे रिसर्च ना हुई हो उसके अंदर थ्रस्ट मौजूद होता है रिसर्च का काम का, तो उस टॉपिक के अंदर आपको अपना टॉपिक ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। तो जहाँ पे आपको लगे कि रिसर्च नहीं हो रही है जिस टॉपिक के अंदर, उस को जो है आप ज़रूर जो है उस पर जाके सर्च करें। इसके अलावा डिजर्टेशंस जो होते हैं, आप थीसिस पीएचडी स्टूडेंट के उनको पढ़ें, उनसे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि जब वो
एक रिसर्च थीसिस कंप्लीट करते हैं तो वो बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे काम जो है मिस हो जाते हैं या वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जो डिग्री ओरिएंटेड प्रोग्राम होते हैं वो रिसर्च बाउंड प्रोग्राम, टाइम बाउंड प्रोग्राम्स होते हैं, लिमिटेड टाइम्स के अंदर आपको खत्म करना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके सारे ही एस्पेक्ट्स आप कवर कर रहे होते हैं। तो कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जो आने वालों के लिए एक और साइंस का जो है डोर ओपन करते हैं, या एक रिसर्च क्वेश्चन होते हैं या रिसर्च टॉपिक होते हैं। तो आपको जो आप तो एचईसी की वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल भी होते हैं ऑनलाइन थीसिस, तो आप थीसिस भी पीएचडी स्टूडेंट्स के जाके अपने फील्ड से रिलेटेड या एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड सर्च आउट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे काम हुआ है, कितना हुआ है, और कौन से टॉपिक हैं जिन पे काम नहीं हुआ। जब आप ये देखेंगे किस पे हुआ है तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक पे काम नहीं हुआ है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आप पढ़ें भी और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट होते हैं, रिसर्च आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इन बोथ केसेस यू मस्ट शुड अटेंड सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जितनी भी करंट रिसर्च है, लोग आके इंटरनेशनली नेशनली प्रेजेंट कर रहे होते हैं रिसर्च वहाँ पे, तो उनकी रिसर्च प्रेजेंटेशन से ही आपको बहुत सारे आइडियाज मिल रहे होते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, ऐसी चीज़ों के बारे में रिसर्च जो आपने पहले नहीं सुनी होती है। तो आप शायद वहां जाके देखने के बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है और आप उसके बारे में मजीद सर्च करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर डिस्कशन पैनल होते हैं, अक्सर होता है यही है कि हम अपनी फेवरेट टॉक सुनते हैं या अपनी फ्रेंड की टॉक सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, तो आखिर तक हम नहीं बैठते हैं। जो सीनियर्स बैठे होते हैं वहां पे, वो आखिर में एक डिस्कशन पैनल रखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे ख्याल में सुनना चाहिए आपको, क्योंकि उस डिस्कशन पैनल के अंदर वो सजेशन भी देते हैं, जो रिसर्च गैप्स रह चुके होते हैं कैंडिडेट्स के प्रेजेंटेशन के दौरान वो भी हाईलाइट करते हैं, और कौन से ऐसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव हैं जिन पे वो मजीद रिसर्च करके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उस पर भी बात हो रही होती है। तो इससे आपको इटसेल्फ रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने में या ढूंढने में आइडियाज मिल जाते हैं बहुत सारे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, अपनी फील्ड से रिलेटेड भी और अपनी डिसिप्लिन से बाहर की भी जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो जरूर अटेंड करें, बीइंग अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स। It will help you out a lot in selecting or doing research both. इसके अलावा न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एक अच्छा सोर्स हैं। ऑल्दो जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में लिखा जाता है वो लेमैन के लिए लिखा जाता है, एक ऐसे आदमी के लिए लिखा जाता है जिसको साइंस नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम्स या करंटली कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ हाईलाइट हो रही है जो कि प्रॉब्लम बन सकती है, तो वो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर भी हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो आप उनसे भी अपने टॉपिक्स को जो है लेके इससे रिलेटेड अपने टॉपिक स्टडी कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स में भी, मैगजीन्स में। इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, लेकिन इंटरनेट की तमाम चीज़ें रिलायबल नहीं होती हैं। तो कोशिश करें सिर्फ वो वेबसाइट्स जो रिलायबल वेबसाइट्स हैं उनको जाके हिट करें, उनके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है या कोई टॉपिक मौजूद है उससे रिलेटेड पढ़ें। लेकिन बेहतर ये होता है कि रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल्स जो है रिलायबल जर्नल्स के, उनके ऊपर आप फोकस करें और उन्हीं को पढ़ें। और जब तक आप साइंस शुरू नहीं कर रहे होते हैं तो आप बेहतर है कि जो बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं वो पढ़ें, आपके आइडियाज़ और स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। लाजमी नहीं है कि हम उनमें पब्लिश भी कर पाएँ, बट उनके पढ़ने से जो है हमें खुद हमारी अपनी ट्रेनिंग या ग्रूमिंग हो रही थी, असाइड फ्रॉम कि आपको नए नए आइडियाज भी मिल रहे होते हैं। अटेंड प्रेजेंटेशन, डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन। आपके अपने जो इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आप इनरोल होने जा रहे हैं उसके अंदर कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे होते हैं, तो वो अपने वाइवा दे रहे होते हैं या प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, तो आप उनकी वो वाइवा प्रेजेंटेशंस जाके ज़रूर लें, और उनके दौरान जो डिस्कशन हो रही होती हैं या फिर रिकमेंडेशन दी जा रही होती हैं उनको भी गौर से सुने और कोशिश करें कि अपनी कॉपी, जो नोटबुक मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि अपनी बनाएं, तो उसके अंदर आपको वहाँ कहीं भी कोई आइडिया क्लिक करता है तो उसको नोट करके घर ले आएँ, और उसके बाद उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू करें और देखें कि उसके ऊपर क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि आपको अपना एक यूनिक टॉपिक ढूंढने में या एक क्रिएटिव टॉपिक ढूंढने में, ओरिजिनल टॉपिक ढूंढने में इसमें जो है बहुत हेल्प आउट होगा। एक तो चीज़ होती है कि आप कोई भी टॉपिक, मतलब आसपास बहुत टॉपिक मौजूद हैं, आप बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें और उसी टॉपिक पे स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आप वाकई बहुत क्यूरियस हैं कि आप बहुत ओरिजिनल आइडिया पे काम करना चाहते हैं तो आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी,
और आप इनको शुरू से ही इन सारे आइडियाज़ को अपनी कॉपी के अंदर नोटबुक में लिखते जाना पड़ेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा इनमें से कि सबसे ज़्यादा ओरिजिनल और यूनिक आइडिया कौन सा था जिसके अंदर आपको सबसे कम लिटरेचर रिव्यू में उससे रिलेटेड रिसर्च मिली थी या उससे रिलेटेड काम बहुत कम हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बिल्ड एन एकेडमिक नेटवर्क। टॉपिक सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आप अकेले ही टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हो या ढूंढ रहे हो और आपकी इंडिविजुअल सिर्फ एफर्ट हो। आपकी इंडिविजुअल एफर्ट तो आप ही की होगी क्योंकि आपको सिलेक्ट करना है, बट आप अपना एक कंसोर्शियम बनाएं ऐसे लोगों का, एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो कि जिनसे आप अपना टॉपिक डिस्कस कर सकें, जो भी आपके रिसर्च आइडियाज़ हैं डिस्कस कर सकें, या आपको कहीं कोई हेल्प चाहिए हो तो आप उनसे जाके टाइम लेके डिस्कस कर सकें। जैसे आपके कोई सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जूनियर स्टूडेंट्स हैं, सुपरवाइजर हैं, टीचर हैं, आसपास उन सब लोगों से जाएं, बात करें। इंटरेक्टिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप जो है इंटरेक्टिव नहीं होंगे साइंस के अंदर तो आप एक बंद शेल के अंदर बैठे रहेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि बाहर क्या हो रही है, कौन सी रिसर्च हो रही है। हो सकता है आप वही रिसर्च कर रहे हो जो दुनिया काफी अर्से पहले तक करके खत्म भी कर चुकी हो। तो जब तक आप ना सिर्फ ये कि लिटरेचर रिव्यू नहीं करेंगे बल्कि लोगों से भी मिलेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, आपकी अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है और ओरिजिनल रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बेहतर है जो भी टॉपिक आप आपके इंटरेस्ट के हैं वो जाएं अपने सीनियर से डिस्कस करें। वो आपको ये भी बताएंगे कि इस आइडिया के ऊपर किस हद तक काम करना पॉसिबल है या किस हद तक काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करंट सर्कमस्टेंसेस देखनी पड़ती हैं। मैंने पहले ही कहा हम शायद इतने फ्री नहीं होते बीइंग द पार्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री कि हम अब इतने हर कोई भी टॉपिक उठाएं और इस पर काम कर सकें। तो हमें अपने आसपास इंस्टीट्यूट के अंदर फिजिबिलिटी देख के, अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए लेकिन हमें ऐसे ही प्लान करना पड़ता है कि हम अपनी रिसर्च को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट प्लान कर रहे होते हैं। तो ये ज़रूर डिस्कस करें कि आप कोई ऐसा आइडिया लेके आए जो ना सिर्फ कि आपका इंटरेस्ट का आइडिया हो बल्कि वो पॉसिबल भी हो उस पूरे सिनेरियो के अंदर परफॉर्म करना। इसके अलावा जो जैसे मैंने पहले कहा कि वाइवा अटेंड करें जो भी पीएचडी या एमफिल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके जो जब वो टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं या वाइवा दे रहे होते हैं उनसे होने वाले सवाल जवाब में ही आपके लिए कोई ना कोई रिसर्च टॉपिक मौजूद होता है। इसके अलावा कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? चेक द थर्स्ट एरियाज ऑफ द रिसर्च ऑन द वेबसाइट। जैसे मैंने कहा कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसके ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ। मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, मे बी आप के हवाले से कोई और टॉपिक भी आप देख सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मरीन जो साइट है पाकिस्तान की उसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है या उसके ऊपर बहुत कम लोगों की रिसर्च मौजूद है। माइक्रोबायोलॉजी पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत कम इंस्टीट्यूट है जो मरीन के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद भी हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में इतनी रिसर्च एक्सटेंसिव नहीं कर पाए हैं। तो वो एक थ्रस्ट एरिया बिल्ड करता है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स मौजूद होंगे कि वहाँ पे उनको सिलेक्ट किया जाए और वो टॉपिक ओरिजिनल होंगे, उन पहले काम नहीं हुआ होगा, यूनिक होंगे। सो यू कैन फाइंड एंड लुक फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। इसी तरह और भी कुछ फील्ड्स होंगी जिनके ऊपर जिनके अंदर रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं हुई होगी, तो डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा, तो ही आप अपना आइडिया प्लान कर पाएंगे या आपको आइडिया हो पाएगा इसके बारे में। इसके अलावा सोर्सेज क्या हो सकती हैं? प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्री आपको दे दे, इंडस्ट्रीज को विजिट करें, इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम मौजूद हैं वो खुद शेयर करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल यहाँ पे खुद कांटेक्ट करती हैं रिसर्च सेंटर्स को और उनको अपनी प्रॉब्लम्स भेजती हैं कि हमने ये ऑब्जर्व किया है, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप इनको जो है इनके ऊपर रिसर्च करें और हम बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी तरह आपको इंडस्ट्री भी हेल्प आउट कर सकती है प्रॉब्लम देने में या रिसर्च टॉपिक देने में, तो लेकिन आपको उनको विजिट करना पड़ेगा, उनके प्रोसेस समझने पड़ेंगे। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है प्रायर कि आप काम ही इंडस्ट्री में कर रहे हैं और वहाँ पे आपने कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप वापस आएँ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उस इंडस्ट्री से ही फंडिंग लेके आएँ, तो आपको और ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। ऑर्गेनाइज सम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो, हमारे यहाँ तो कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स के अंदर। हम यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और इवन एक कोलैबोरेटिव जो रिसर्च या कोलैबोरेटिव स्टूडेंटशिप होती है, एक साथ मिलके बैठ के पढ़ना, वो भी किसी हद तक कम हो गई है। जब से हम सोशल मीडिया पे और इन चीज़ों पे ज़्यादा आए हैं तो हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं एक प्रॉपर किस्म की सिटिंग से जिसमें हम आइडियाज़ डिस्कस करें या स्टडीज़ डिस्कस करें।
तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको टॉपिक फाइनलाइज करने के अंदर। जब आप लोगों के साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तो कुछ टॉपिक उनकी बातों से आएंगे, कुछ आपकी बातों से उनको मिलेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। तो ज़रूर ऑर्गेनाइज करें, अपने दोस्तों से कह के कि एक साथ किसी दिन बैठें और एक बातें करें साइंस के हवाले से, तो उनसे आपको टॉपिक ज़रूर, आपको कोई ना कोई अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक ज़रूर मिलेंगे या आइडियाज ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि आपको पेंडेमिक के ऊपर ही आप बैठ के बात करें, तो पेंडेमिक के हवाले से ही बहुत सारे टॉपिक्स आपको जो है मिलना शुरू हो जाएंगे अभी करेंटली जो हमने फेस किया है कोविड-19 का। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है डिस्कस करें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस्टेब्लिश करें जब भी आप अच्छा और एक इनोवेटिव और ओरिजिनल आइडिया जो है सिलेक्ट कर पाएंगे। और ये बात ज़रूर याद रखें कि जो भी आइडिया आप सिलेक्ट करें वो आपका इंटरेस्ट का ज़रूर हो। डोंट गो फॉर द आइडिया जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। आप ये सोचें कि बाद में इंटरेस्ट डिवेलप हो जाएगा, अभी नहीं भी है, तो कोई मजबूरी हो आप सिलेक्ट कर लें, तो वो हमेशा बर्डन रहता है। मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आइडिया सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि अक्सर स्टडीज़ जो होती हैं ये बोरिंग हो जाती हैं बहुत सारी टाइम्स पे। तो अगर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं होगा तो यू विल नॉट बी गोइंग टू कैरी आउट विद दिस रिसर्च। आपको बीच में कहीं दिल जाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे मजीद नहीं करना है इसके ऊपर काम, ये बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो जो चीज़ इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट एक नेचुरल ड्राइव है। जब जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है वो खुद आप नेचुरली ड्राइव होते हैं उस तरफ। तो अगर आप कोई ऐसे रिसर्च टॉपिक चूज करते हैं जिसमें आपका नेचुरल इंटरेस्ट है, तो वो आपको खुद ड्रैग करेगा, ड्राइव करेगा, आगे की तरफ मोटिवेट करेगा। तो मेक श्योर कि जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपके अंदर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट मौजूद हो, आपका अपना इंटरेस्ट, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है जो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, उस टॉपिक की तरफ। तो वो इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और आखिर में क्या होगा, अगर तो आपने इस प्लान के साथ या स्ट्रेटजीज के साथ चले कि आपने एक नोटबुक बनाई और उसके ऊपर बहुत सारे जो आसपास से सोर्सेज जो आपको मैंने बताई, इन सब सोर्सेज से अपने आइडियाज कलेक्ट किए हैं, तो एट द एंड आपके पास क्या होगा, उस नोटबुक के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिसर्च टॉपिक्स मौजूद होंगे जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते होंगे। ठीक है, तो अब इन इंटरेस्टिंग, ये अब तक जो आपने काम किया ये सर्च थी, ठीक है। सिलेक्शन अब आपको करनी है। इतने सारे टॉपिक्स आपने सर्च कर लिए, नाउ यू शुड हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ दीज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ये सारे आपके लिए इंटरेस्टिंग थे, लेकिन अब आपको इन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपने सर्च कर लिए हैं उसमें से फाइनल एक टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकें। तो आप इन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से किस तरह से फाइनलाइज करें कि आप किस टॉपिक को आगे लेके चलें। तो उसके मल्टीपल क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सोच के टॉपिक सिलेक्ट, मुझे नहीं पता ऐसा कोई टॉपिक होता है कि आसान है या मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं हमें बहुत एडवांस टॉपिक चाहिए, कुछ आते हैं हमें बहुत सिंपल चाहिए। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता किसी का कि कोई आपको ये फॉर्मूला बता दे कि ये रिसर्च टॉपिक आसान रिसर्च टॉपिक का फॉर्मूला है, ये मुश्किल रिसर्च टॉपिक का फॉर्मूला है, ये कौन सा टॉपिक आसान होगा या कौन सा मुश्किल होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आपको टॉपिक से ही अंदाजा हो जाए कि कौन सा आसान और मुश्किल होगा। तो ऐसी कोई चीज़ रिसर्च के अंदर मौजूद नहीं होती है। जो चीज़ आपको इंटरेस्ट, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आपको आसान लगेगी, वो आपको ड्राइव करेगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप वो टॉपिक उस टॉपिक के साथ जाएं। उसके बाद आप ये देखें कि उस टॉपिक की नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। आप उस टॉपिक्स का जो इम्पैक्ट है, इन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के अंदर सबसे अच्छा इम्पैक्ट या नेशनल इम्पोर्टेंस किस टॉपिक की है। क्योंकि अगर आप कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का टॉपिक चूज करते हैं तो वो इटसेल्फ आपको एक सेंस ऑफ जो है अचीवमेंट देता है कि आपने अपने मुल्क के लिए या अपने इलाके के लिए या अपने एरिया के लिए कुछ काम किया या कोई काम करने जा रहे हैं। तो अगेन इससे भी आपको मोटिवेशन मिलती है। और सेकंड, अगर कोई आप नेशनल इंपॉर्टेंस का टॉपिक चूज कर रहे हैं तो आपको फंडिंग में भी आसानी हो जाती है। तो इन इतने सारे रिसर्च टॉपिक्स में से आपको फाइनल करना है तो आप नेशनल इंपॉर्टेंस देखें और अपनी कॉस्ट मैनेजमेंट करें कि जो अवेलेबल फंडिंग है उसके साथ आप किस तरह से उस टॉपिक को, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके साथ आप बेस्ट सूट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप टॉपिक भी चूज करते हैं तो टॉपिक बहुत ब्रॉड होता है। उस ब्रॉड टॉपिक को आपने आखिर में सम अप करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट आप कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टॉपिक सिलेक्ट किया, अब आप उसको शॉर्ट करना है तो आप डेमोग्राफिकली उसको जो है को सिलेक्ट करके आप शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखना था कोविड-19 जो है वर्ल्ड वाइड जो वैक्सीनेशन हुई है
उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स ऑब्जर्व किए गए हैं कोविड-19 के अंदर। अब वर्ल्ड वाइड तो आप उस स्टडी को नहीं जाके कर सकते, तो आप डेमोग्राफी में क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये वैक्सीन इन एरियाज में दी गई और उसमें क्या सिम्टम्स अपेयर हुए, और पाकिस्तान के अंदर भी आप फर्दर उसको स्क्वीज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइम एंड द रिसोर्सेज यू हैव। पंजाब के अंदर जो है पर्टिकुलरली ये वैक्सीन दी गई, तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स ऑब्जर्व किए गए, तो डेमोग्राफी के जरिए आप नैरो डाउन कर सकते हैं अपने ही टॉपिक को, या फिर जेंडर के जरिए। ठीक है, आइदर आप वो पर्टिकुलर फीमेल के ऊपर करें या मेल के ऊपर करें, जेंडर को सिलेक्ट करके भी आप नैरो डाउन कर सकते हैं, या रेस, अगर कोई रेस चूज कर रहे हैं, रेस के अंदर भी जो है शॉर्ट हो जाता है या नैरो डाउन हो जाता है टॉपिक। इसी तरह टाइम ड्यूरेशन के जरिए भी आप टॉपिक को नैरो डाउन कर सकते हैं। कोई ऐसी स्टडी है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि पिछले जो है कुछ स्टडीज में आप देख रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर क्या इम्पैक्ट रहा किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का या डिजीज का, तो आप उसको शॉर्ट करके 5 ईयर्स तक या 4 ईयर्स तक या टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा है। 10 ईयर्स का डाटा आप स्टडी कर रहे हैं, तो टाइम ड्यूरेशन की सेटिंग से, रेस से, जेंडर से, डेमोग्राफी से आप एक टॉपिक को नैरो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ब्रॉड टॉपिक लेके चलना आपके लिमिटेड टाइम के अंदर मुश्किल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम